कहानी की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है, जहां एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ योद्धा उसके सामने खड़े थे। ड्रैगन बोला, तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हैं? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इंसानों की दुनिया को काले धुएं में घेर लेता है। कोई भी नहीं जानता कि वहाँ क्या होता है, लेकिन जिस जगह पर भी वो काला धुआं पहुँचता है, वहाँ पर एक भी जिंदा चीज नहीं बचता। अगर इंसान जिंदा बचना चाहते हैं, तो उन्हें उस परछाई की दुनिया पर कब्जा करना होगा। वही उन्हीं हीरोज में से एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो उस ड्रैगन से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। ये सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर एक अटैक करता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रफाएल अपनी शील्ड लेकर आगे आता है, लेकिन इससे पहले कि अटैक उन तक पहुंचता, वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डेसर ने अपने स्पेल से उसे रोक दिया था। इसके बाद ड्रैगन फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी डेसर उसके अटैक को कैंसिल कर देता है और कहता है कि उसने उसके मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और साथ ही उसके मैजिक को सील कर दिया है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग ड्रैगन पर अटैक करने बढ़ते हैं। जब ड्रैगन पीछे से हमला करता है, तो रफाएल को फाइनली चमकने का मौका मिलता है। वॉरियर्स और मेजेस साथ मिलकर ड्रैगन पर अटैक करते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। एजेस्ट उस ड्रैगन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्रैगन के हारने के बाद सभी लोग खुश होते हैं और डेसर भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो लोग वापस जा सकते थे। लेकिन शाम हो जाती है, ना ही क्लियर होने का कोई मैसेज आया है और ना ही अब तक वो वापस गए हैं। डेसर बोला, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे यकीन है कि हम जल्दी वापस जाएंगे। 15 करोड़ लोग उस ड्रैगन से लड़े थे और अब सिर्फ 6 बचे थे। ये सुनकर डेसर याद करने लगता है कि उसने इस लड़ाई में कितने लोगों को खो दिया। तभी ट्रिला कहती है कि वो अभी अभी तो जीते हैं, उन्हें ये सब सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। वो रफाएल की तारीफ करती है, क्योंकि उसने ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक किया था। अरे नहीं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, हम सिर्फ डेसर की वजह से जीत पाए हैं। रफाएल सच कह रहा था, अगर डेसर ना होता तो वो कभी नहीं जीत पाते। तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं जानता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ड्रैगन के अटैक को सील कर पाएगा। डेसर बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। इसके बाद रफाएल सबसे पूछता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद वो क्या क्या करेंगे। शोर कहता है कि उन्हें सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को दोबारा बनने से रोकना। इसके बाद वो एजेस्ट से भी पूछता है, लेकिन जवाब देने की जगह वो उससे ऐसे घूरने लगी है जैसे उसने उससे कोई गंदा सवाल पूछा हो। वही डेसर एक लड़की को याद कर रहा था, जो इस लड़ाई में मारी गई थी। तभी ड्रैगन के अंदर से मैजिक एनर्जी बाहर आने लगी। शॉर्ड बताता है कि ये शायद उसके ड्रैगन हार्ट की वजह से हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से माना बाहर नहीं जा पा रहा था, यानी वहाँ एक बड़ा धमाका होने वाला था। वो लोग खुद को बचाने के लिए शील्ड बनाते हैं, लेकिन धमाका इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि शील्ड भी उससे रोक नहीं पाती। डेसर भी अपनी पावर से उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने आप से कहा, क्या इतना सब कुछ करने के बाद हम यही मरने वाले हैं? जब डेसर की आंखें खुलती है, वो एक अलग ही जगह पर होता है। एक लड़की स्टेज पर चढ़कर सभी का हैब्रियन एकेडमी में स्वागत करती है। ये वही एकेडमी थी जिसमें वो ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजिट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे और सिर्फ 600 स्टूडेंट ही इस एकेडमी को अटेंड कर पाएंगे। टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा, जिसे सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया है। वो साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू करती है। साल सुनते ही डेसर समझ जाता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। ड्रैगन से लड़ाई 3616 में शुरू हुई थी, जो 10 साल तक चली, जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अब डेसर को यकीन हो चुका था कि वो सच में पास में आ गया है। तभी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट लडोरिया उसके सामने आती, जो उसकी मेंटोर। डेसर को याद था कि लडोरिया एक जीनियस फायर मेस थी और एकेडमी रैंकिंग में फर्स्ट आई थी। उसकी प्रोफाइल देखते वक्त लडोरिया को पता चलता है कि वो एक आम इंसान है, यानी टेस्ट क्लियर करने के बाद भी उसे बीटा क्लास में ही भेजा जाएगा। नोबल्स के बच्चे अल्फा क्लास में और कॉमनर्स के बच्चे बीटा क्लास में जाते हैं। इसके बाद लडोरिया उसे हॉल में ले जाती है, जहाँ स्टूडेंट फैसिलिटीज देखकर हैरान। वो बोली, सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं। डेसर बोला, ऐसी बात नहीं, मैं हैरान हूँ, बस मेरा चेहरा ऐसा है। टेस्ट के लिए जाते वक्त एक स्टूडेंट लडोरिया को नाम लेकर बुलाता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? लडोरिया बताती है कि ये एक घटिया नोबल है जिसका नाम एल्हाइम है। डेसर को याद आता है कि एल्हाइम एक वाटर मेज है। वो बोला, छोटी बच्ची कहाँ घूम रही हो? लडोरिया बोली, भूलो मत, इसी छोटी बच्ची ने तुम्हें हराया है। जब उसे पता चलता है कि डेसर एक कॉमनर है, तो वो डेसर का मजाक उड़ाता है और जाते हुए कहता है कि कॉमनर को एग्जाम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। तभी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लडोरिया गुस्से में डेसर से कहती है कि अगर वो पास नहीं हुआ तो वो उसे चप्पल से मारी। हॉल में डेसर एक लड़की को ढूंढता है। तभी पीछे से आवाज आती है, वो बोली, इधर उधर सर घुमाना बंद करो, तुम बेवकूफ लग रहे हो। वो उसे देख हैरान होता है, क्योंकि वो रोमांटिका होती है। डेसर कसम खाता है कि वो उस हादसे को दोबारा नहीं होने देगा।
अब वो उसे बुलाता है और इस वक्त वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो बोला मैंने तुम्हारा नाम स्क्रीन पे देखा था और वो दोनों एक ही ग्रुप में है। फिर वो उसे गुड लक बोल के चली जाती है। डेसर बोला तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें खोकर मेरा क्या हाल हुआ है। इसके बाद लडोरिया उससे बताती है कि वो डी ग्रुप में है और टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड में रेस करनी होगी, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर कोई घायल होता है तो वो आसानी से बाहर आ सकता है। डेसर बोला रेस में घायल कैसे होंगे? तभी वह अल्हाइम आकर बताता है कि रेस में मैजिक और अटैक का इस्तेमाल करना अलाउड है। अब वो उन्हें एक लड़की से मिलवाता है। ये उसका मेंटोर है, उसका नाम एजेस्ट है, जो एक मैजिक नाइट है। रेसर उसे अच्छे से जानता था, वो एक मैजिक नाइट है, साथ में वो विजन मैजिक भी यूज कर सकती है और वो उसकी पावरफुल और भरोसेमंद साथी बनी थी। अल्हाइम बोला क्या हुआ? इसे देखकर पतंगगिली हो गई क्या? ऐसा बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। लडोरिया डेसर से गुस्से में बोली चाहे उसके हाथ पैर टूट जाए और उसे इस टेस्ट को पार करना होगा। इसके बाद उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो सब शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अनाउंसर उन्हें बताता है कि वो मैजिक और किसी भी अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी 3 लोग सबसे पहले गोल तक पहुंचेंगे वही पास होंगे और अगर कोई ज्यादा डैमेज होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब दुनिया खत्म हुई थी तब एजेस्ट भी मेरे साथ, क्या इसे भी सब कुछ याद है? तभी वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसका नाम वो जानती थी, लेकिन वो कहती है कि उसने बस स्क्रीन पर देखा था। तुम्हारा सर्कल सबसे लो है और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज एवरेज से भी कम है। तुम जैसे लोग यहाँ पर आते ही क्यों है? और शायद तुम्हारे आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है। तुम कब से मुझे घुरे जा रहे हो, पर फिक्र मत करो, मैं कमजोरों पर अटैक नहीं करती। डेसर मन में बोला धन्यवाद मलिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और सबसे आगे एजिस निकलती है और उसके पीछे बाकी सब थे। वही सबसे पीछे डेसर और रोमांटिका है। वही भागते भागते वो एक प्यारे से मॉन्स्टर को डरा देती है, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। तुम अभी तक काफी सॉफ्ट हो। वो बोली अभी तक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे कोई लफंगे लुच्चे आशिक तो नहीं? चुपचाप अपने रेस पर ध्यान। लेकिन डेसर बस हंसते हुए उससे माफी मांगता है, जो देखकर रोमांटिका और भी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अलग अलग तरह की गालियां देना शुरू करती तभी उनके सामने से एक अटैक आता है। लेकिन एन वक्त पर रोमांटिका को धक्का देकर डेसर उसे बचा लेता है और रोमांटिका को बचाने के लिए वो अटैकर डेसर के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन इस बार रोमांटिका उसके ऊपर अटैक करके उसके अटैक को भी रोक देती है और उसे हरा भी देती है और ज्यादा घायल होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रोमांटिका उसे बचाने के लिए डेसर का शुक्रिया अदा करती, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से हंस रहा था, जिसकी वजह से वो चिढ़ जाती है। वही रोमांटिका अपने असली एबिलिटीज को बाद में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो अभी ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगे। दूसरी तरफ एकेडमी के सारे प्रोफेसर डेस को देख रहे थे। वही सभी मैजिक नाइट्स को अपने एकेडमी में आता देखकर खुश थे। वो डेसर को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो एक कॉमनर। इस बच्चे को मैजिक नाइट्स वाले ग्रुप में ही डाल दिया गया है, इसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। वही 2 पार्टिसिपेंट जो कि एजेस के पीछे थे, उन्हें तेज हवा पीछे की ओर खींचने लगी है और वो हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि एक पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी टेस्ट से बाहर होते हैं। लेकिन एजिस्ट उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती। ये सारी पावर्स रोमांटिका की। वो बोली अब तो हमसे 3 ही बचे हैं, हम तीनों तो पास हो ही सकते हैं। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कहूंगी? अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद बाहर हो जाओ वरना बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन वो उसकी धमकी के बाद भी स्माइल कर रहा था और कहता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला। वही उसके थोबड़े की हंसी को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक की तैयारी करने लगती है। लेकिन डेसर अभी तक स्माइल कर रहा था और रोमांटिका उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे लगता है कि वो डिस्क्वालीफाई तो हो ही गया होगा। लेकिन डेसर बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। वो बोला तुम तो बड़ी कमाल की हो यार, इतने सारे सर्कल्स को एक साथ हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा फोकस स्पीड पर ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा कंट्रोल कमजोर है। हल्का सा डायरेक्शन बदलते ही तुम्हारे अटैक्स चूक जाते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से रोमांटिका और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस जैसे इंसान से उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार भी डेसर हल्का सा ही डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से उसके सारे अटैक्स डेसर की जगह जमीन पर लगते हैं। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि डेसर इनवर्स स्पेल का इस्तेमाल कर सका है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर भी उसे उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इनवर्स स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए उसे रोमांटिका से हायर लेवल का होना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे लोअर लेवल पर है। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार डेसर अपना थोड़ा सा शो ऑफ करता है और उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने की जगह अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि उसका स्पेल इतनी आसानी से टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये था कि डेसर की स्किल्स उससे ज्यादा है। हमें जल्दी से ये सब निपटाना चाहिए, मुझे बाकियों को भी ठिकाने लगाना है। उसे पास आता हुआ देखकर रोमांटिका उसके ऊपर पहले से भी बड़ा अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो उसके सारे स्पेल्स को तोड़ने लगा है। तुम ताकतवर हो रोमांटिका, लेकिन तुम्हें और ताकतवर होना होगा, वरना हमारा फ्यूचर नहीं बदलेगा। वो उसके सारे मैजिक सर्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पैरों के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, जो देखकर रोमांटिका पहचान जाती है कि वो एक बेसिक स्पेल है जो कि फ्रिक्शन को रिमूव करता है। वो बोली तुम आखिर करना क्या चाहते हो? डेसर बोला तुम्हें शायद टेस्ट समझ नहीं आया, हमें अपने मैजिक स्किल्स को नहीं दिखाना है, बल्कि गोल
पर पहले पहुंचना है और इस दुनिया में चाहे हम जितना घायल हो जाए हम मरेंगे नहीं। और अब रोमांटिका को समझ आने लगा था कि ये पागल आदमी क्या करने वाला है और वो अपने ऊपर फायर स्पेल का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एजेस फर्स्ट फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उसे डेसर की स्पीड से पता लगता है कि वो उससे आगे निकल जाएगा। वो बोली, इसने आखिर रोमांटिका को हरा कैसे दिया? जो भी हो, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकती। और वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करके डेसर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन डेसर उसके अटैक्स को एनालाइज करने लगता है, जिससे वो उसके मैजिक सर्कल्स को कंट्रोल करना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब पर कंट्रोल करता, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बाकी के एरोस का इस्तेमाल करके डेसर उसके सभी अटैक्स की डायरेक्शन को बदल देता है। इसके बाद एजिस इतनी तेज अटैक करती है कि डेसर को उसको एनालाइज करने का टाइम ना मिले, लेकिन डेसर रास्ते में ही उसके अटैक्स को एनालाइज कर लेता है और उसकी डायरेक्शन को बदल देता है और वो जानबूझकर उसे अपने पीछे गिराता है, जिसकी वजह से वो फिर से तेजी से फिनिश लाइन की तरफ जाने लगता है। उसके सनकीपन को देखकर एजिस भी हैरान, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो भी कुछ नहीं कर पाती। इस रेस में फिनिश लाइन तक पहुंचना था, ना कि एक दूसरे को हराना, और डेसर फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। यानी इस रेस में जिसमें उसका मुकाबला एक मैजिक नाइट से था, एक कॉमनर जीत जाता है। लेकिन इस जीत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे और उसके दोस्तों को और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को हरा दिया है और उसे ग्रुप 5 का विनर घोषित कर दिया जाता है। इसका नाम डांटे है और वो रोमांटिका को देखकर अजीब तरीके से स्माइल करता है। दूसरी तरफ सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि हर बार की तरह इस बार भी कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं जाने वाला, और एक लेडी प्रोफेसर कहती है कि यही बहुत बड़ी बात है, वो उन कॉमनर्स को एकेडमी अटेंड भी करने दे रहे हैं। तभी एक बुढ़ाऊ उन सबको शांत कराता है और बताता है कि एक रिकमेंडेशन आई है एक कॉमनर को अल्फा क्लास में ज्वाइन करने की। ये रिकमेंडेशन ब्रिजिट ने दी है और जिसे उसने रिकमेंड किया है वो डेसर है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देख रहे थे, जहाँ पर डेसर को भी बीटा क्लास में भेजा गया है, जिस पर उसे हैरानी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नजर रोमांटिका पर पड़ जाती है, जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद सभी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ रोमांटिका अपनी क्लास की हालत को देखकर डिप्रेस हो जाती है। टीचर सिखाता है कि मैजिक को सर्कल के हिसाब से रैंक किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी सभी को अपने रैंक के हिसाब से ही प्लेस किया गया था। अगर तुम अल्फा क्लास में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम सर्कल 2 में होना होगा, और तुम्हारे इस क्लास में होने का मतलब है कि तुम सब के सब सड़क पर रेंगने वाले कीड़े जैसे हो। रोमांटिका ने सोचा, मेरा रैंक तो सर्कल 2 है, फिर भी मुझे बीटा क्लास में क्यों फेंक दिया गया? वही वो डेसर को उसी क्लास में देखकर हैरान, क्योंकि उसने तो उस मैजिक नाइट को भी हरा दिया था। तभी डेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जो देखकर रोमांटिका चिढ़ जाती है। आगे डेसर ब्रिजिट से बात कर रहा था और उसकी ऑर्फनेज में की गई मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और ब्रिजिट उसे बताती है कि वो बाकी टीचर्स को उसे अल्फा क्लास में देने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि वो सबके सब नोबल्स हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ कई स्टूडेंट्स का टैलेंट बाहर नहीं आएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी दुखी थी और उसके पास डांटे आता है। वो बोला, तुम जरूर रोमांटिका होगी, मेरा नाम डांटे है। मैं जल्द ही क्लास की सबसे पावरफुल पार्टी ब्लू मून को ज्वाइन करने वाला हूँ। वहाँ पर एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स होंगे और मैं तुम्हें अपने साथ उससे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। रोमांटिका को लगता है कि अगर वो उस ग्रुप को ज्वाइन करती है तो शायद वो अल्फा क्लास में भी जा सके। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो सुनकर रोमांटिका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। डांटे उसे बताता है कि उसने उसे एंट्रेंस एग्जाम में देखा था और तभी से उसे उसकी 2 आंखों से प्यार हो गया था और वो उसे इन घटिया बीटा क्लास के स्टूडेंट से दूर रखना चाहता है। रोमांटिका कहती है कि सोचने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन वो हार्मोन से ग्रस्त व्यक्ति उसे गिफ्ट दे देता है, जिससे उसके होम टाउन में सिर्फ उसी को देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। इस मीशो के रिच गॉड को देखकर रोमांटिका हैरान हो रही थी। तभी उसके पीछे डेसर आ जाता है, जिसकी वजह से वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। मैं भी तुमसे वही पूछने आया हूँ जो कि डांटे पूछने आया था। रोमांटिका कहती है कि उसके जैसे लल्लू के साथ कौन डेट पर जाएगा? अरे तुम्हारे साथों में पैसे लेकर भी डेट पर ना जाऊं। डेसर बोला, मैं तुम्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। ये सुनकर रोमांटिका उसके ऊपर हंसने लगती है, क्योंकि वो भला एकेडमी की टॉप पार्टी को छोड़कर उसकी 2 करोड़ की पार्टी को क्यों ज्वाइन करेगी। उसने सोचा, आगे चलकर वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसके बाद वो टेबल पर एक पेपर रखता है। वो बोला, इसे तब पढ़ना जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो। रोमांटिका को लगता है कि उसने इसमें कुछ छिछोरी चीजें लिखी है, लेकिन डेसर उसे बताता है कि इसे पढ़ने के बाद वो इस लेटर को जला दे। उस लेटर को पढ़ने के बाद रोमांटिका गुस्से में आ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि डेसर इसके बारे में कैसे जानता है। डेसर जब वहां से जा रहा था, वो एक लड़के को देखा है जिसका नाम ट्रॉम था, जो भी वॉरियर्स बैटल में शामिल हुए थे। ये उनमें से सबसे तेज था, जबकि इससे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। मुझे इसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। तभी उसके पास रोमांटिका आ जाती, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, डेसर उसे कहता है कि उन्हें पहले प्रैक्टिस मैच देखना चाहिए। रोमांटिका
रोमांटिका को प्रोम बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और वो उसे पपी की तरह रखना चाहते हैं। वो अपने वेपन के लिए ग्रेट स्वॉर्ड को चुनता है और बड़ी ही तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका अपोनेंट एक बीटा क्लास के चंपू से कोई बात नहीं करना चाहता था, जिसके बाद उसकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो चोमू उस लड़की की फाइटिंग एबिलिटीज को देखकर हैरान हो जाता है। सभी को लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेसर जानता है कि वो बिना सोचे समझे बस तलवार को इधर उधर घुमा रहा है। इसके बाद वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिस दौरान चोमू उसके अटैक को डॉज करता है और अपने अगले अटैक से प्रोम की तलवार को उसके हाथ से गिरा देता है, जिसके बाद वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो प्रोम को पीटने लगता है। ये सब देखकर डेसर उसे बचाने आता है। तुम तो पहले ही जीत चुके थे, तुम्हें अब और क्या चाहिए था? क्या तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि बीटा क्लास में तुमसे कोई ज्यादा टैलेंटेड है? ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डेसर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने हाथ से ही अटैक ब्लॉक कर देता है। तुम मैच जीत चुके हो, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? चोमू वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वो उसकी शक्लों को याद रखेगा। प्रोम उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे चोट लगी। फिक्र मत करो, मैंने मैजिक का यूज किया था तो मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। वैसे भी मैं तुम्हें बचाने आया था। वही रोमांटिका अभी भी उसके प्यारे चेहरे को देखकर पगला रही थी। आगे प्रोम उससे कहता है कि उसने उसे बचाया है, तो फ्यूचर में उसे जब भी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। इसके बाद डेसर रोमांटिका को एक अकेली सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ रोमांटिका से पूछता है कि जो उसने लेटर में लिखा है उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं? वो बोला, मैं ये बात भला किसी को क्यों बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर इस बात को जानते हैं, इसलिए तुम्हें बीटा क्लास में रखा गया है। जब तुम 4 साल की थी तुम्हारी फैमिली ने नोबल्स का टाइटल खरीद लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक कॉमनर का खून है और सारे प्रोफेसर तुम्हें वही समझते हैं। लेकिन रोमांटिका को लगता है कि अगर वो डांटे की पार्टी को ज्वाइन करती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो बोला, तुम भूल गई, डांटे कॉमनर्स को गंदे नाली का कीड़ा बुला रहा था। अगर उसे सच्चाई का पता लगा तुम समझ सकती हो कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करो। हाँ, अगर तुम नहीं करती हो तो मैं अकेले प्रोम के साथ पार्टी बना लूंगा। उस प्यारे पपी के बारे में सोचकर रोमांटिका खुश होने लगती है, लेकिन उसे डेसर अभी भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो हर वक्त हंसता रहता है और ऊपर से वो उसका सीक्रेट भी जानता है। टेस्ट के दौरान वो बिल्कुल बेफिक्र था, फिर भी उसने मैजिक नाइट को हरा दिया। उसके ऊपर से वो इनवर्स स्पेल का भी यूज कर सकता है, जबकि वो सबसे निचले सर्कल में है। वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके सीक्रेट का पता लगा सके। दूसरी तरफ प्रोम एक अजीब सी तलवार को देख रहा था। उसे यह तलवार उसकी माँ ने दी थी और कहा था कि जब तक उसके फादर उनके बारे में सोच रहे हैं यह तलवार चमकती रहेगी। लेकिन जैसे ही प्रोम उस तलवार को हाथ में लेता है वो टूटने लगती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद डेसर उन दोनों को लेकर ब्रिजिट के ऑफिस में जाता है। ब्रिजिट उससे पूछती है कि वो ये पार्टी क्यों बनाना चाहता है। डेसर बताता है कि वो रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। वो बोली, क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होने वाला है? मुझे पता है मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। वही प्रोम टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो प्रोफेसर उसे बताती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट में हर ग्रेड के स्टूडेंट्स के रैंक का पता लगाया जाता है। इसमें अल्फा और बीटा क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए पार्टी में 3 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। एग्जाम में 2 पार्टीज आपस में लड़ती है और जो भी पार्टी जीती है उसका रैंक ऊपर जाता है। लेकिन ज्यादा मेंबर्स होने का मतलब नहीं है कि वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है। इस टूर्नामेंट का मकसद ही सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करना है। जो पार्टीज फाइनल राउंड में पहुंचेगी उन्हें अपने फाइनल मैच के लिए शैडो वर्ल्ड में भेजा जाएगा। इनमें से जो 9 स्टूडेंट टॉप पर होंगे उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलेगा। अगर वो लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। रोमांटिका को भी लगता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अल्फा क्लास के पावर लेवल्स उनसे कहीं ज्यादा होते हैं। डेसर बोला, यही वजह है कि हमें ये करना होगा। सभी प्रोफेसर्स को लगता है कि बीटा क्लास को सिखाना यूजलेस है, क्योंकि उनमें जरा भी टैलेंट नहीं है। लेकिन अगर हम तीनों सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो उन्हें मानना होगा कि वो गलत है। ब्रिजिट फिर से उन दोनों से पूछती है कि क्या वो डेसर की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस पर वो दोनों हाँ कहते हैं। आगे वो हाई क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा सके, क्योंकि ये सिर्फ अल्फा क्लास वालों के लिए है। इसके बाद वो अपने ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाते हैं, जो कि बस एक घटिया सा रूम है। वो रूम कम और पुराना खंडर ज्यादा लग रहा था, जहाँ उनका स्वागत करने के लिए दर्जनों चूहे पहले से ही मौजूद है। डेसर कहता है कि उन्हें रूम की सफाई करनी होगी, लेकिन रोमांटिका को चूहों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो डेसर कहता है कि वो फिक्र न करे, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो उनके लिए अलग रूम ढूंढने वाला है। वो बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चूहों के बिलों में कपड़ा ठूस दूंगा। अपने सामने कोई भी रास्ता न देखते हुए उन्हें पूरे रूम की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन इतनी सफाई करके रोमांटिका पूरी फीकी पड़ जाती है। डेसर कहता है कि अब समय हो चुका है। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो वापस रूम में जाने की बात कर रहा है। वो बोला, रूम में? बिल्कुल भी नहीं, अब तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। रोमांटिका गुस्सा होती है, मुझे तुम्हारी
घटिया पार्टी को कभी ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी रोमांटिका को याद आता है कि उसका असली गोल क्या है और वो ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगती है। डेसर बोला, अरे वो मैडम, वो एग्जिट है, ट्रेनिंग हॉल तो दूसरी तरफ है। सबसे पहले डेसर रोमांटिका को ट्रेन करने लगता है ताकि वो उसके मैजिक की एक्यूरेसी को ठीक कर सके। रोमांटिका कहती है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और वो काफी सारे मैजिक अटैक्स उसी सर्कल के ऊपर करती है। डेसर उसे बताता है कि उसे उस सर्कल पर नहीं बल्कि उस सर्कल के सेंटर पर अटैक करना होगा और उसे यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि पास्ट में उसने ऐसा बैटलफील्ड में करके दिखाया है। पर क्योंकि रोमांटिका चिड़ी हुई थी, वो उसे और भड़काता है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो क्यों ना तुम और साफ सफाई करो। ये सब सुनकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगली ट्रेनिंग में डेसर रोमांटिका से कहता है कि वो बॉल को दूसरे सर्कल में डाले। वो बोला, फेंक के नहीं डालना है, विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तुम्हें हवा को भी कंट्रोल करना है। डेसर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहली बार में ही बॉल को मूव कर पाती है और अपनी तारीफ सुनकर रोमांटिका शर्माने लगती है। इसके बाद प्राम खुशी खुशी डेसर के पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे तलवारबाजी सिखाएगा। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तलवारबाजी पहले से ही इतनी अच्छी है कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो। तुम्हें बस इस भारी भरकम तलवार की जगह हल्के तलवार को यूज करना है, जैसे कि एक रेपियर। ये सुनने के बाद प्राम उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। उन्हें रोमांटिका की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पूरे जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही थी। प्राम डेसर को अपने रूम में लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक कॉमनर थी और उसका पिता एक नोबल जिसने कभी उसकी माँ से शादी नहीं की और उसके लिए सिर्फ ये तलवार छोड़कर गया। उस तलवार को देखकर डेसर पहचान जाता है कि प्राम इसी वेपन का यूज किया करता था। आगे प्राम बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसे इस तलवार के बारे में पता चला और तब से ही वो इसके साथ कड़ी ट्रेनिंग करने लगा ताकि जब वो अपने फादर से मिले उन्हें उस पर गर्व हो। लेकिन जब उसकी माँ की मौत होने वाली तब उन्होंने उससे कहा कि वो अपने फादर से मिलने की कोशिश भी ना करे क्योंकि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि वो उनका नाम भी नहीं जानती। इस दुनिया में एक नोबल का एक कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर प्राम अपने फादर से मिलने गया तो वो अब तक जिंदा भी ना बचता। डेसर बोला, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। प्राम कहता है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता था और उन्हें ढूंढने के लिए ही उसने हैब्रियन एकेडमी को ज्वाइन किया। वो इस तलवार को एक अप्रेजर के पास लेकर गया ताकि उससे और भी क्लूज मिल सके, लेकिन उन्होंने उससे बताया ये बिल्कुल आम तलवार है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। उसे लगा था कि उसके फादर उसे प्यार करते हैं इसलिए उसके लिए ये तलवार छोड़कर गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्राम उस तलवार का यूज नहीं करना चाहता। 3 दिन बाद वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और रोमांटिका उस सर्कल के अंदर बॉल को पहुंचा देती है। ये करके वो बहुत खुश थी, लेकिन डेसर उससे कहता है कि बॉल अभी भी सर्कल के अंदर टिक नहीं रही है तो उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी डेसर उसके काफी करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए उसे डांटे का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है। इसके बाद वो प्राम से जाकर पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार को देख सकता है, लेकिन प्राम उसे बताता है कि वो उसे तलवार नहीं दे सकता क्योंकि उसने उसे बेच दिया है। इसके बाद प्राम डेसर को उसी शॉप पर लेकर जाता है जहाँ उसने तलवार बेची थी, लेकिन उसके बाहर साफ साफ लिखा हुआ था कि वो रिफंड ऑफर नहीं करते। प्राम डेसर से कहता है कि वो उस तलवार को पकड़ना भी नहीं चाहता। डेसर बोला, तुम मुझे एक मौका तो दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी वही करना। जब वो शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उनके लिए दरवाजा खोलता है। वो आदमी बोला, बटले तो कल यहाँ पर आया था ना, और आज इस नए लौंडे को क्यों लेकर आया है? चल एक बात बता, खरीदने आया है या फिर बेचने? डेसर बोला, मैं उस रेपियर को देखने आया हूँ जो ये कल बेचकर गया था। वो बोला, तुम्हें बाहर देखना नहीं आता क्या? बेची हुई चीज वापस नहीं की जाती। मैं उसे वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं असल में उसे खरीदने आया हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, इस तलवार की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये काफी हल्की है। ये देखकर मैं समझ चुका था ये कैम्बॉइन है ना? ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी है। डेसर बोला, अरे वाह, तुम इसके बारे में जानते हो? इसे नोबल्स उन्हें देते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। ये सुनकर प्राम समझ जाता है कि उसके फादर ने उसकी माँ को इसे इसलिए दिया था क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। वो आदमी बोला, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो इसके 40 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। ये सुनकर प्राम भड़क जाता है क्योंकि जब वो इसे बेचने आया था तो उसने सिर्फ उसके 3 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। वो बोला, बेटा ये मेरा धंधा है, जरा समझो। डेसर प्राम को शांत करता है और उसे 40 सिल्वर कॉइन देकर तलवार को खरीद लेता है और अपने मैजिक से उसे चेक करने पर उसे पता लगता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था। डेसर प्राम को बताता है कि हिल्ट पर एक निशान है जिसे दबाकर उसे खींचना होगा। जब प्राम ऐसा करता है तो वो देखता है कि उस तलवार के अंदर एक और तलवार थी जो कि बहुत ज्यादा चमकीली थी। ना ही ये सिल्वर है ना ही आयरन। डेसर उसे बताता है कि ये ब्लैंसियम से बनी है जो कि स्टील से भी मजबूत और पंखों से भी ज्यादा हल्की होती और इसे हाईएस्ट क्वालिटी वेपन में काउंट किया जाता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो टकला उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर वो तलवार सच में ब्लैंसियम से बनी हुई है तो मैं
तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। डेसर बोला, अंकल ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। वो टकला बोला, अरे वो चिलगोजे, उस तलवार को यहाँ रखो और दफा हो जाओ, माफ करना वो तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो टकला डेसर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। आगे जब वो फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला था, प्राम उसके सामने आ जाता है। डेसर बोला, अरे तुम्हें तो कहा था कि तुम तलवार को दोबारा हाथ भी नहीं लगाओगे। प्राम बोला, अरे मतलब वो सब तो मैं भावनाओं में बह गया था। डेसर बोला, अरे बह क्यों रहा है इतना यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। वो टकला प्राम के ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे वो बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। जब वो प्राम को ग्लो करता हुआ देखता है तो वो लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो फिर से प्राम के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन प्राम बड़ी ही आसानी से उसे काउंटर करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बड़ी ही तेजी से उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। वो टकला उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन प्राम ने जितने भी अटैक्स किए थे उससे बस हल्के फुल्के कट ही आए थे। टकला जानबूझकर अपने तलवार को जमीन में फंसा देता है, और जब प्राम उसके ऊपर अटैक करने आता है वो प्राम को ऐसी लात मारता है जिससे वो उड़ता हुआ दीवार में टकराता है। ये देखकर डेसर उससे कहता है कि वो अपने फादर पर भरोसा रखे। तभी प्राम देखता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो फिर से खड़ा होता है। मैं नहीं जानता तुम्हें ये पहले से पता था या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा। इसके बाद वो उस टकले की तरफ बढ़ने लगता है, और जब वो प्राम के ऊपर अटैक करता है, प्राम अपने तलवार से उसके वेपन को ही काट देता है और फिर अपने अगले अटैक से उसे बेहोश कर देता है। प्राम कहता है कि वो इस तलवार की वजह से ही जिंदा है और इन सब के लिए अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शॉपकीपर बताता है कि वो दरवाजा सिर्फ उस टकले से ही खुल सकता है, और अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें तलवार को यही रख देना चाहिए। लेकिन तभी प्राम उस दरवाजे को ही काट देता है। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं, और इतना सब कुछ करने के लिए प्राम उसका शुक्रिया अदा करता है। डेसर बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त एक दूसरे के लिए इतना तो करते ही है। ये सुनकर प्राम इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब आखिरकार उसके पास कोई है जिसे वो अपना कह सकता है। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी, और वो आखिरकार उस बॉल को उस सर्कल के बीचों बीच उतारती है। इसके बाद वो उसी सर्कल पर काफी सारे अटैक्स बिल्कुल उसके सेंटर में मारने की कोशिश करती है, और इस बार भी वो सक्सेसफुल होती है। इसके बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी थी, जहाँ थोड़ी देर बाद डांटे आता है। इसके बाद वो साथ में खाना खा रहे थे। तुम जरूर यहाँ पर मेरी पार्टी को ज्वाइन करने आई हो, आओ मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी मेंबर से मिलाता हूँ। लेकिन रोमांटिका उसका गिफ्ट वापस कर देती है। ये देखकर डांटे को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। रोमांटिका बताती है कि ऐसा तो है ही, और साथ ही उसने बीटा क्लास में एक पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। ये सुनकर डांटे को लगता है कि उन लोगों ने जरूर उसे डराया होगा, लेकिन रोमांटिका बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वो लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस पार्टी का लीडर उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। रोमांटिका उसे याद दिलाती है कि उसने कॉमनर्स को कूड़े के बराबर कहा था। तूने बिल्कुल सही कहा, वो कूड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो रोमांटिका उसे बताती है कि वो भी एक कॉमनर थी। ये सुनकर डांटे गंदा सा चेहरा बनाता है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। आगे रोमांटिका कहती है कि वो पहले एक कॉमनर थी, इसी वजह से हायर रैंक्स होने के बावजूद भी उसे बीटा क्लास में रख दिया गया। लेकिन वो खुश है क्योंकि कम से कम उसकी पार्टी के मेंबर्स उसके जैसा चेहरा तो नहीं बनाते। डांटे कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि वो एक कॉमनर है तो वो कभी उसे इनवाइट ना करता। वही रोमांटिका जाते हुए उससे कहती है कि उनकी पार्टी अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है, यानी अब से वो दोनों दुश्मन है। उसके जाने के बाद डांटे बहुत ज्यादा गुस्से में था, और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा था कॉमनर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसके बाप के एजुकेशन की डिमांड कर रहे थे। ये सब याद करके डांटे कसम खाता है कि वो उन गंदे कॉमनर्स को कुचल कर रख देगा। आगे डेसर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट्स में क्वालिफाइंग राउंड में थी, जहां रोमांटिका एक ही अटैक से अपने सामने की 5वें मेंबर्स की टीम को हरा देती है। इसके बाद एक एक करके वो मैच जीतते जाते हैं और धीरे धीरे टॉप 30 में पहुंच जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर ब्रिजेट खुश हो जाती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब वो सभी स्टूडेंट्स का टारगेट बनने वाले हैं। दूसरी तरफ ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर एक आर्टिकल को देखकर गुस्से में आ रहा है, जिसमें लिखा था कि एक पार्टी जिसमें सिर्फ बीटा क्लास के मेंबर्स है वो टॉप 30 में पहुंच चुकी है, और क्या ये पहले लोग होने वाले हैं जो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जाएंगे। वो बोला, हम उस गंदगी को अल्फा क्लास में नहीं आने दे सकते। तुम भले ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, पर ट्रेडिशंस को मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए फाइनल राउंड में तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, ये गंदी नाली के कीड़े टूर्नामेंट से बाहर जाने चाहिए। हम उन्हें सिंगल रैंकर्स नहीं बनने दे सकते। इसके बाद वो एजेस से बात करता है, जो कहती है कि उसे यकीन है कि वो डेसर को हरा सकती है। एजेस फर्स्ट ईयर ब्लू मून की लीडर है, और वो अपनी जिंदगी की पहली हार का बदला लेकर रहेगी। इसके बाद डांटे और
चोमू उसके पास आते हैं। उसे लगता है कि वो उसके लीडर बनने के खिलाफ है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है और वो उससे कुछ और कहना चाहते हैं। और चोमू कहता है कि वो प्राम को अपने हाथों से कुचलना चाहता है। वही डांटे रोमांटिका से लड़ना चाहता था। एजेस्ट उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो साथ में लड़ते हैं तो उनके जीतने के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन उन्हें अपने बदले के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वो उनकी रिक्वेस्ट मान जाती है। लेकिन वो जाते जाते उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डेसर को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका शिकार है। दूसरी तरफ डेसर सोच रहा था कि क्या रोमांटिका और प्राम अगले स्टेप के लिए तैयार है। वो उन्हें बताता है कि वो ट्रेनिंग नहीं करने वाले, बल्कि फाइनल राउंड के लिए उन्हें कुछ और करना है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर उनके सामने बुक्स रख देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें हिस्ट्री पढ़नी होगी। डेसर उन्हें बताता है कि फाइनल राउंड एकेडमी के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड में होगा, जहाँ ऐतिहासिक इवेंट्स फिर से क्रिएट किए जाते हैं। अगर वो उन्हें रोकने में कामयाब होंगे तो वो शैडो वर्ल्ड को क्लियर कर देंगे। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हम नहीं जानते कि कौन से इंसिडेंट्स आएंगे, तो बस मैंने तुक्के मारकर ये बुक्स निकाली है। लेकिन ऑब्वियसली डेसर जानता था कि फाइनल राउंड्स में क्या होने वाला है। वही पढ़ाई करते करते रोमांटिका देखती है कि प्राम डेसर को देख रहा था। ये देखकर वो उसे चिढ़ाने लगती है, अरे क्या इधर प्यार के बुलबुले फूट रहे हैं, तुम्हें डेसर पसंद तो नहीं आ गया है, बोलो बोलो। लेकिन जब वो दोनों मस्तीखोरी कर रहे थे, एक बुक डेसर के सिर पर जाकर गिरती है और डेसर उनसे स्माइल करते हुए कहता है कि उनके लिए बेहतर होगा अगर वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके थोड़ी देर बाद एजेस्ट डेसर के पास आती है। डेसर बोला, एजेस्ट काफी समय हो गया मिले हुए, मैंने सुना तुमने ब्लू मून को ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें तो ऐसे ही पार्टी में होना चाहिए। एजेस्ट सीधा मुद्दे की बात शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को पूरा करती, डेसर बोलने लगता है, तुम यहाँ वॉर डिक्लेयर करने आई हो ना। एजेस्ट कहती है कि उसने बिल्कुल सही समझा, उसने पहली बार उसे कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा और इस बार वो उसे हरा कर रहेगी। ये सुनकर डेसर बस स्माइल कर रहा था, क्योंकि जानबूझकर उसने उससे लड़ते हुए इतनी ज्यादा मेहनत की थी ताकि वो उसे हराने के लिए और ज्यादा ताकतवर बने, जो फ्यूचर में उन सबके लिए बेहतर होगा। इसके बाद फाइनल राउंड का दिन आ जाता है, जहाँ पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। वही डेसर की टीम फालतू की बातें कर रही थी, जिसे देखकर डेसर समझ जाता है कि वो दोनों बिल्कुल नर्वस नहीं है। इसके बाद वो तीनों स्टेडियम में एंटर करते हैं, जहाँ एक ब्लू मून का लड़का जब डेसर को देखता है तो वो उसको बिल्कुल एक लल्लू जैसा लगता है। जितनी उसकी तारीफ हो रही है वो तो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन एक लड़की उससे कहती है कि उससे डेसर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वही एक और लड़का कहता है कि उन्हें डेसर जैसे छोकरे के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अनाउंसर बताती है कि फाइनल राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है और शायद शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक इंसिडेंट सॉल्व करना होगा। वो जीतने के लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गंभीर रूप से घायल होते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो भी शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और टॉप 9 को सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलेगा। डेसर और उसकी टीम रैंकिंग में सबसे नीचे है। अगर हम सिंगल रैंकर्स बनना चाहते हैं तो हमें अकेले ही शैडो वर्ल्ड को क्लियर करना होगा या फिर बाकी टीम्स को हराना होगा। इसके बाद उन सबके सामने पोर्टल खुल जाता है, जिसमें सबसे पहले अल्फा क्लास के स्टूडेंट जाते हैं और लास्ट में डेसर और उसकी टीम की बारी आती है। वो तीनों जब अंदर जाते हैं तो उन सबको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि सबकी लोकेशन रैंडमली चूज की गई है। डेसर सोचता है कि उसे सबसे पहले प्राम और रोमांटिका को ढूंढना होगा, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसे वो किसी तरह डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि ये वही नीले बालों वाली लड़की है। वो कहती है कि उसकी किस्मत कमाल की है कि वो शैडो वर्ल्ड में पहुंचते ही उसे डेसर मिल गया। वो बोला, अरे वाह, मुझे तो पता नहीं था मैं इतना फेमस हूँ। वो लड़की डेसर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डेसर फायर मैजिक का यूज करके उसकी बर्फ को पिघला देता है। इसके बाद वो अपने एक्वा वेव अटैक का यूज करती है। डेसर अपने फायर अटैक से उसे रोक देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ भाप फैलने लगती है। वही डेसर समझ चुका था कि उसका दूसरा स्पेल डिफेंसिव है। वो उस स्पेल को अपने वाटर मैजिक के साथ कंबाइन करती है, जिसकी वजह से बर्फ जमने लगती है और टूटकर चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद वो लड़की विंड मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से सारे बर्फ के टुकड़े तेजी से घूमने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि उसका मैजिक ऐसा है जिससे उसके जैसा कॉमनर कभी भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन डेसर अभी भी हंस रहा था। वो बोला, मोहतरमा, तुम्हें इधर उधर नहीं मेरे वाइटल्स पर अटैक करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपने मैजिक पर कंट्रोल ही नहीं है। इसके बाद डेसर चुटकी बजाता है, जिससे उसका पूरा मैजिक सर्कल ही टूट जाता है। डेसर सारे बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा है और कहता है कि वॉर में अपने अपोनेंट्स को कभी कम नहीं समझना चाहिए और अपने अगले मुंह की तैयारी रखनी चाहिए। वो उस बड़े से क्रिस्टल से लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लड़की को अभी भी लग रहा था कि वो कॉमनर का अटैक उसे छू भी नहीं सका, लेकिन डेसर उस क्रिस्टल को कई टुकड़ों में तोड़ देता है, जो बैरियर के इधर उधर से घूमकर उस लड़की को लग जाते हैं और उसे हरा देते हैं। इसके बाद उस लड़की की हार की अनाउंसमेंट होती है।
दूसरी तरफ एक लड़का वहाँ के माहौल के मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक इवेंट अटैक होता है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये अटैक रोमांटिका ने किया था। अब टोटल 27 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और रोमांटिका और प्राम एक दूसरे को ढूंढ चुके हैं, लेकिन प्राम को डेसर की फिक्र हो रही थी, जिसे देखकर रोमांटिका को वो बड़ा प्यारा लग रहा था। वो अपने विंड मैजिक का यूज करके आसपास एनिमीज को डिटेक्ट करती है और जो अकेला होता है उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी वो अटैक गायब हो जाता है और दो स्टूडेंट्स उनके सामने आते हैं जो उसे बताते हैं एक ही डिटेक्शन मैजिक की एक कमी है कि इसे यूज करने वाले की लोकेशन भी रिवील हो जाती है। बीटा क्लास के कबाड़ को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। रोमांटिका कहती है कि थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा उनमें से कबाड़ कौन है। तभी अचानक से प्राम उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके बाद वो लड़की भी मैजिक से प्राम के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपने स्पीड की वजह से उसके अटैक को डॉज कर रहा था, जो देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का जमीन पर अटैक करके चारों तरफ धूल उड़ा देता है और लड़की से कहता है कि वो मैजिक से उन दोनों को हरा दे। तो सबसे पहले वो डिटेक्शन मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसकी वजह से रोमांटिका को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो अपने एक ही विंड अटैक से उसे हरा देती है और उनकी बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले तो खुद को छुपाया और खुद ही डिटेक्शन मैजिक का यूज करके अपने लोकेशन रिवील कर दी। वो लड़का उसके ऊपर भड़कने लगता है और प्राम उसे याद दिलाता है कि उसे उस पर ध्यान देना होगा, लेकिन असल में वो बस उसका ध्यान भटका रहा था और रोमांटिका उसके ऊपर भी अटैक करके उसे हरा देती है। अब टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और वो दोनों सोचते हैं कि अगर बाकी के भी इतने नल्ले हुए तो वो आसानी से जीत जाएंगे, और वो दोनों कहते हैं कि ये सब डेसर की वजह से है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर बने। जिसके बाद रोमांटिका चिल्लाते हुए डेसर को बाहर आने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो पास में ही छुपा हुआ है। वो बोला, ओह तुम्हें मेरे बारे में पता था, मैं जानता था तुम संभाल लोगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। वही उसे देखकर रोमांटिका समझ जाती है कि जिस पर उसने पहले अटैक किया था वो डेसर ही था। उसे लग रहा था कि वो काफी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन डेसर ने उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। डेसर उन दोनों की तारीफ करता है और एक कुत्ते की तरह उनके सिर पर हाथ फेरने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। तभी शैडो वर्ल्ड की दुनिया में काले बादल छा जाते हैं और अब टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। वही डेसर अपनी टीम को बता रहा था कि उनके पास अल्फा क्लास में जाने के दो रास्ते हैं, या तो वो सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को क्लियर करे या फिर टॉप 9 में पहुंचे, और यही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अकेले अगर उन्होंने शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने की कोशिश की तो बाकी सभी टीमें उनके ऊपर अटैक करने लगेगी। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो सब एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जहां रोमांटिका सोच रही थी कि उसने कभी बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जाने के बारे में सोचा ही नहीं था, और अगर उसने डांटे की इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अब तक उन्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता लग गया होता। वो ये सब सोच रही थी, तभी डेसर उसके सिर पर हाथ रखता है। तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। तभी अचानक से शैडो वर्ल्ड में एक घंटी बजने लगती है और डेसर उन्हें याद दिलाता है कि इस बारे में उन्होंने पढ़ा था। वो प्रीवियस क्लॉक टावर की दुनिया में है। वो एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जो हर थोड़ी देर में मॉन्स्टर बनाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर बनाया है और सर्वाइवल फेज शुरू हो चुका है। सभी टीम्स को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचना होगा। सभी टीचर्स को लगता है कि ये बीटा क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ब्लूम उनका इंस्ट्रक्टर ब्रिजिट को देखकर हंसता है। तभी उन तीनों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और अनाउंसमेंट होती है कि अब 17 पार्टिसिपेंट बचे हैं। थोड़ी देर में ही उनके सामने एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे डेसर से चिपक जाते हैं। वो चूहा जोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर डेसर उन सब से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। रोमांटिका उनके ऊपर विंड मैजिक से अटैक करती है, लेकिन इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। डेसर कहता है कि उन्हें उनके कमांडर पर अटैक करना होगा, जो कि उनके ही बीच में कहीं पर है। डेसर जानता था कि उन चूहों का पसंदीदा खाना इंसानी खून है, तो वो अपनी उंगली काट कर थोड़ा खून उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से एक चूहा वहां से बाहर कूदता है और रोमांटिका उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसके अटैक के बावजूद भी वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो सभी चूहे फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेसर सभी को वहां से जाने को कह रहा था, लेकिन तभी प्राम आगे जाकर उन चूहों के बीच में चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी टीमें भी उन चूहों से काफी मुश्किल से लड़ पा रही थी और अब टोटल सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। रेड टीम के सामने भी बहुत सारे चूहे हैं, लेकिन उनका लीडर फायर मैजिक का यूज करता है। दूसरी तरफ ग्रीन टीम के सामने एक छोटा सा चूहा आता है। अरे हम इससे डर रहे थे, लेकिन तभी वो चूहा चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उनके पास भी हजारों चूहे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ प्राम उन चूहों के बीचों बीच है और उनके
कमांडर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वही बाहर डेसर अपने हाथों से ही चूहों के ढेर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो फिर से प्राम को खोना नहीं चाहता। तभी प्राम उस कमांडर के ऊपर अटैक करके उसे हराकर बाहर आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने सर्वाइवल क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। वही फाइट की वजह से प्राम बहुत ज्यादा थक गया था और डेसर उसे एक पेड़ के नीचे सुला देता है। वही डेसर जानता था कि प्राम चूहों से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन फिर भी उसे इस मुसीबत में पड़ना पड़ा। वो उन सबकी इम्प्रूवमेंट को देखकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो खुद को मुक्का मारता है और याद दिलाता है कि उसके यहाँ पर होने का सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने दोस्तों को दोबारा खोना नहीं चाहता। इसके बाद डेसर वापस आता है और प्राम उसके मुंह पर लगे निशान के बारे में पूछता है, लेकिन डेसर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि अब उन्हें उस क्लॉक टावर की तरफ बढ़ना होगा। जिसके बाद हम बाकी टीम्स को देखते हैं। एजिस ने भी सभी चूहों को बर्फ में जमा कर हरा दिया था और रेड टीम की लीडर ने सभी चूहों को जला दिया था। दूसरी तरफ डेसर और ब्लू मून की टीम उस क्लॉक टावर के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है और उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने लगते हैं, जिससे वो ब्लॉक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी और इसकी वजह से उनकी टीम में 2 मेंबर्स भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उन अटैक्स को देखकर वो पहचान जाती है और हम देखते हैं कि वो रोमांटिका टावर के ऊपर से उनके ऊपर अटैक्स कर रही थी। बाकी लोगों के साथ वो टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें रोमांटिका के अटैक से भी बचना था। रोमांटिका डेसर से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब एजिस की टीम को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। डेसर कहता है तो उन्हें जाकर दूसरी टीम्स के ऊपर अटैक करना चाहिए। रोमांटिका कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सारी टीम्स इस टावर के अंदर इकट्ठा हो जाएगी। वो बोला, मोहतरमा यही तो मैं करना चाहता हूँ। जिसके बाद रोमांटिका ग्रीन टीम के ऊपर अटैक करके उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देती है। इसके बाद डेसर एक दीवार पर अपने पावर्स का यूज करता है। दूसरी तरफ जब ब्लू टीम टावर के अंदर जाती है, उनके सामने अल्फा क्लास की 2 और टीमें थी, जहाँ उन दोनों ही टीम्स को लग रहा था कि ब्लू मून ने छुपकर उनके ऊपर अटैक किया था। डांटे उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। एजिस्ट उनसे पूछती है कि उनके पास इसका क्या सबूत है, तो रेड टीम का लीडर कहता है कि उनके अलावा इतने सारे स्पेल्स एक साथ कोई और कास्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर एजिस्ट समझ जाती है कि अगर वो उन्हें बता भी दे कि ये बीटा क्लास के मेंबर्स ने किया है, तब भी वो नहीं मानेंगे और उसे यकीन है कि डेसर का यही प्लान था। एजिस्ट उन दोनों को पीछे रहने को कहती है, क्योंकि वो अकेले ही उन सबको हराने के लिए काफी थी। ये सुनकर रेड टीम का लीडर भड़क जाता है और उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वो उसके मैजिक से बाहर आकर उसकी एक टीम मेंबर्स को लात मारती है और फिर एक मैजिक स्पेल कास्ट करके उनकी एक और टीम मेंबर को फ्रीज कर देती है। ये सब देखकर ग्रीन टीम रेड टीम के साथ टीम अप करने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन्हें सिंगल रैंकर्स बनने का सिर्फ यही एक रास्ता दिख रहा था। लेकिन उन सबके साथ मिलकर लड़ने के बावजूद भी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे टावर में गूंज रही थी, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो जाता है और डेसर उनसे कहता है कि उसका प्लान काम नहीं किया, क्योंकि एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, यानी कोई भी स्टूडेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। इसके बाद एजिस्ट अपनी टीम के पास ऊपर पहुंच जाती है और बताती है कि उसने बाकियों को सिर्फ अपनी जगह पर रोक दिया है। इसके बाद वो उन सबके आगे खड़े हो जाते हैं जिनसे वो लड़ना चाहते थे। वो कहती है कि उनका प्लान घटिया था, क्योंकि अगर वो सच में खुद को सिंगल रैंकर्स के लायक साबित करना चाहते हैं तो उन्हें खुद लड़ना चाहिए। जिसके बाद एजिस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके डेसर और खुद को नेक्स्ट फ्लोर पर ले जाती है और जब वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं, डांटे और चोमो उनके सामने आ जाते हैं। ऊपर डेसर की हालत बुरी लग रही थी, लेकिन एजिस्ट उसे खड़ा होने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि इतना उसे हराने के लिए काफी नहीं था। तभी डेसर स्टोन को उसकी तरफ फेंक देता है, जो उसके पास जाकर सांप में बदल जाते हैं, और एजिस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके उन्हें समय पर जमा देती है, जिससे वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ चोमू और प्राम की फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें चोमू प्राम के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि उसकी बड़ी वाली तलवार कहाँ है, लेकिन प्राम उससे कहता है कि वो बकबक करना बंद करे। जिसके बाद गुस्से में चोमू उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक प्राम तक नहीं पहुंच रहा था। प्राम की स्किल्स और स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी इतना इम्प्रूव कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार तो उसने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया था। प्राम उसे किक मारकर नीचे बिठा देता है। चोमू उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया, लेकिन प्राम उसे इसका जवाब देने से सीधा मना कर देता है। दूसरी तरफ डांटे और रोमांटिका की फाइट में डांटे को जरा भी मुश्किल नहीं हो रही थी। वो बोला, मुझे तो लगा था तुम सर्कल 2 में हो, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? रोमांटिका ने पहले ही अपना काफी ज्यादा माना यूज कर लिया था और क्लोज कॉम्बैट में वो अच्छी नहीं है। डांटे उसके ऊपर अटैक करके उससे हराने वाला था, लेकिन तभी एक आइस व्हीलर टूट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर धूल उड़ने लगती है। इसका फायदा उठाकर रोमांटिका डांटे के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो विंड की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगा रही है। लेकिन डांटे के पास एक आइटम था जिससे वो वहां की सारी धूल को साफ कर देता है और फिर से रोमांटिका के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी और वो देखती है कि उसके गले में वही आइटम है जो उसने उसे गिफ्ट की
तरह दिया था। डांटे कहता है कि इस गिफ्ट की कीमत एक कॉमनर को कभी नहीं हो सकती। रोमांटिका उससे कहती है कि वो फालतू की बातें करना बंद करे। वो यहाँ पर नोबल और कॉमनर नहीं बल्कि स्टूडेंट है और उससे भी पहले इंसान, लेकिन खुद को एक कॉमनर से कंपेयर होता देखकर उसका पारा चढ़ने लगता है और वो कहता है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लास, टैलेंट, स्ट्रेंथ, पैदा होने से अब तक उनकी जिंदगी में कुछ भी एक जैसा नहीं है। जिसके बाद वो मैजिक कास्ट करके उसके चारों तरफ आग जला देता है और इससे पहले कि रोमांटिका कुछ कर पाती, वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर प्राम उसकी मदद करने आता है। रोमांटिका बताती है कि उसने उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश की थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। डांटे चोमू से कहता है कि वो अकेला ही सभी कॉमनर्स को खत्म कर देगा और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो प्राम उससे लड़ने के लिए आगे आता है ताकि रोमांटिका अपने माना को रिकवर कर सके, लेकिन डांटे अपने मैजिक से उसे दो पत्थरों के बीच में कुचल देता है और रोमांटिका के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वह पर प्राम वहां से बाहर आकर डांटे को रोक देता है। रोमांटिका प्राम से कहती है कि वो चोमू को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। डांटे उसके पीछे है तो वो अकेली उससे लड़ेगी। ये सुनकर प्राम समझ जाता है कि वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन वो कहता है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो तीनों साथ में सिंगल रैंकर्स बनेंगे। दूसरी तरफ एजेस्ट डेसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपनी इनवर्स मैजिक का यूज करके उन्हें तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने मैजिक से दीवारों पर चलती हुई उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो फिर से उसके स्पेल को तोड़ देता है। इसके बाद वो दोबारा आइस मैजिक का यूज करती है और डेसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो चुटकी बजाकर उसके स्पेल को तोड़ देता है। इसके बाद अटैक करने की बारी डेसर की थी। वो फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है और जमीन से एक और फायर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन एजेस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करके खुद को बचा। एजेस्ट उससे पूछती है कि माना, स्पीड और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो हर चीज में उससे बेहतर है, फिर भी उससे क्यों नहीं हरा पा रही है। ये सुनकर डेसर बस स्माइल करता है और कहता है कि उसे फाइट में और मजे करने चाहिए, लेकिन एजेस्ट को लगता है कि वो सिर्फ एक ही चीज में पीछे है और वो है एक्सपीरियंस। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने जाती है। डेसर उसके ऊपर फायर बॉल से काउंटर करता है, लेकिन वो उसके सभी फायर बॉल्स को डॉच करती हुई उसके पास पहुंच जाती है। एन वक्त पर डेसर अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है, लेकिन एजेस्ट की ताकत अभी भी उससे ज्यादा थी और वो उससे धक्का देकर दीवार में मार देती है। इसके बाद वो फिर से लगातार डेसर के ऊपर अटैक करती जाती है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो उसे नहीं हरा पाती। डेसर अभी भी उससे पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है, क्योंकि आज तक उसकी जितनी भी फाइट्स हुई है उसे टक्कर का अपोनेंट कभी मिला ही नहीं। डेसर याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में एजेस्ट हमेशा बोर दिखती थी क्योंकि उसे कभी कोई टक्कर का अपोनेंट मिला ही नहीं। एजेस्ट कहती है कि उसे मजे का तो नहीं पता, लेकिन वो उसे हराना चाहती है। जिसके बाद वो एक स्पेल कास्ट करके उस पूरी जगह को एक बर्फ के थ्रोन रूम में बदल देती है और सिंहासन पर बैठकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन एन वक्त पर डेसर उसके अटैक को डॉच कर लेता है। जिसके बाद वो बहुत सारे मैजिक सर्कल कास्ट करती है और उन सब से एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डेसर को जरा भी डर नहीं लग रहा था और वो अपने इनवर्स स्पेल को कास्ट करके उसके सभी स्पेल्स को ब्लॉक कर देता है। एजेस फिर से उन्हें कास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेसर उन्हें भी खत्म कर देता है। डेसर याद करता है कि ये फ्रोजन पैलेस ऑफ विजन मैजिक है, जिसमें एजेस्ट बिना किसी लिमिट के अपने मैजिक का यूज कर सकती है। ये काफी एडवांस स्पेल है और वो ये जानकर हैरान है कि वो अभी से उसका इस्तेमाल कर सकती है। उसके सारे स्पेल्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ डेसर कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके स्पेल्स कभी उस तक नहीं पहुंचेंगे। एजेस्ट को लगता है कि वो अकेले अपनी तलवार या फिर अकेले मैजिक से उसे नहीं हरा सके। जिसके बाद वो अपनी तलवार को उठाकर पूरा पैलेस हटा देती है। जब डेसर देखता है कि वो क्या कर रही है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्राम डांटे के अटैक को ब्लॉक करता है और किक मारकर उसे उड़ाते हुए दीवार की तरफ फेंक देता है। प्राम कहता है कि चोमू की फाइट को ज्वाइन करने से पहले उन्हें डांटे को हराना होगा। तभी डांटे खड़ा होता है और चोमू से उन्हें हराने के लिए मदद मांगता है। वो भी तैयार हो जाता है और वो एक साथ दोनों तरफ से रोमांटिका और प्राम पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वक्त पर रोमांटिका उनके मुंह के सामने अपना मैजिक कास्ट करती है, जिससे वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एजेस्ट अपनी स्वॉर्ड को आइस मैजिक से ट्रांसफॉर्म करती है। डेसर पहचान जाता है कि ये एक मैजिक स्वॉर्ड है जिसे सिर्फ मैजिक नाइट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इस स्किल को मास्टर करने में 10 साल लगते हैं, लेकिन एजेस्ट ने एक पल में ही इसे अचीव कर लिया। डेसर अपने मैजिक से पत्थर फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एजिस्ट दूर से ही अपनी तलवार स्विंग करती है, जिससे वो पत्थर आइस में बदलकर टूट जाते हैं। इसके बाद डेसर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन एजिस्ट उसे भी एक झटके में रोक देती है। फिर वो पूरी स्पीड से डेसर की तरफ बढ़ती है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। उसे लगने लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन तभी वो देखती है कि डेसर एक इनवर्स स्पेल कास्ट कर रहा था। पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो देखती है कि वो इनवर्स स्पेल पूरे टावर पर कास्ट हो चुका है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि
सर्वाइवल क्वेस्ट क्लियर हो चुका है और जिस स्टूडेंट ने इस टावर को क्लियर किया है उसका नाम डेसर है। ये सुनते ही ब्लू मून के इंस्ट्रक्टर का खून खोलने लगता है। इसके बाद सभी टीचर्स मीटिंग में बैठते हैं जहाँ मोटू कहता है कि ब्रिजेट ने जरूर चीटिंग की होगी क्योंकि एक कॉमनर मैजिक नाइट को हराकर शैडो वर्ल्ड को क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ टीचर्स खड़े होकर कहते हैं कि उनके पास ब्रिजेट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तभी हेडमास्टर अपने असिस्टेंट से कहकर सभी सिंगल रैंकर्स की लिस्ट दिखाता है जिन्हें उसने सिंगल रैंकर्स का टाइटल दे दिया था। वो कहता है कि उसने ये मीटिंग सिर्फ उनके ओपिनियन सुनने के लिए रखी थी, चाहे वो कितने ही बेकार क्यों ना हो। इसके बाद असिस्टेंट सभी सिंगल रैंकर्स के नाम लेता है लेकिन हमें वो सुनाए नहीं जाते। दूसरी तरफ एजिस्ट और डेसर बात कर रहे होते हैं। डेसर उसे बताता है कि उनका पहला प्लान सभी अल्फा स्टूडेंट्स को आपस में लड़वा कर जीतने का था, लेकिन एजिस्ट की वजह से वो प्लान फेल हो गया। इसलिए उन्हें खुद ही शैडो वर्ल्ड क्लियर करने पर फोकस करना पड़ा क्योंकि वो उस टावर में उनसे पहले पहुंचा था। उसने पहले ही अपना एनालिसिस शुरू कर दिया था पर क्योंकि वो उससे लड़ रहा था वो जल्दी अपनी एनालिसिस पूरी नहीं कर पाया। ये सब सुनकर एजिस्ट को लगने लगता है कि वो पूरे टाइम बस उसकी उंगलियों पर नाच रही थी और वो शायद इसलिए जीती क्योंकि डेसर का फोकस कभी लड़ाई पर था ही नहीं। लेकिन डेसर कहता है कि अगर उसकी तलवार हल्की सी भी तेज होती तो वो हार जाता। इसके बाद वहां पर प्राम और रोमांटिका भी पहुंच जाते हैं और डेसर उन दोनों की तारीफ करता है। एजिस देखती है कि डेसर की टीम आपस में काफी क्लोज है और वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो डेसर से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर रोमांटिका सीधा मना कर देती है, लेकिन डेसर उससे कहता है कि वो शाम को 6 बजे उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद वो तीनों प्रोफेसर ब्रिजिट के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने पहले ही उनकी सेलिब्रेशन के लिए केक बना कर रखा होता है क्योंकि वो तीनों के तीनों सिंगल रैंकर्स में प्रमोट कर दिए गए हैं। उनकी सेलिब्रेशन देखकर ब्रिजिट को अपना पास्ट याद आने लगता है। जब वो एक ऑर्फनेज में गई थी तब एक छोटा बच्चा उसके पास आया था और उसने पूछा था कि क्या वो उसे मैजिक सिखा सकती है। इसके बाद वो उसे मैजिक सिखाने लगी और उसे इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर ब्रिजिट भी गर्व महसूस कर रही थी। इसके बाद वो तीनों घूमने फिरने बाहर निकलते हैं क्योंकि एक बार उन्होंने अल्फा क्लास ज्वाइन कर ली तो वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। लेकिन डेसर थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उसी को उठानी पड़ती हैं। फिर भी वो दोनों मिलकर आखिरकार उसे मना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मॉल जाएंगे। सबसे पहले रोमांटिका नए नए कपड़े ट्राई करके उन दोनों को दिखा रही थी, लेकिन जब भी वो कोई कपड़ा पहनकर आती थी डेसर बस यही कहता था कि वो ठीक लग रही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वही रोमांटिका उससे कुछ अच्छा सुनना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक और मौका देती है और थोड़े अलग कपड़े पहनकर आती है। उसे देखकर डेसर कहने लगता है कि वो कमाल की लग रही है और वो कपड़े उसके ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं, लेकिन ये सब रोमांटिका से नहीं बल्कि प्राम से कह रहा होता है। इस चुटकू ने बेचारी के सारे अटेंशन छीन लिए। इसके बाद प्राम डेसर के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगता है और प्राम रोमांटिका को चुप कराता है क्योंकि डेसर की टाई चुनने के लिए उसे पूरा फोकस चाहिए। लेकिन प्राम डिसाइड नहीं कर पा रहा था तो डेसर रोमांटिका को इशारा करता है कि वो कुछ करके इसे चुप कराए, मगर वो वापस इशारा करती है कि जब प्राम ऐसा होता है तो उसे किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता। इस वजह से बेचारा डेसर खड़ा ही रह जाता है, चाहे इसकी वजह से उसकी टांगे ही हिलने क्यों न लगे। कुछ वक्त बाद रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि प्राम ने उससे भी ज्यादा टाइम शॉपिंग में लगा दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि प्राम बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। इसके बाद वो अगले शॉपिंग एरिया में निकल जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एजिस्ट पहुंच जाती है और कहती है कि कभी कभी वो नई जगहों पर आना पसंद करती है। डेसर अपने ग्रुप के साथ उसे इन्वाइट करता है, लेकिन वो इन्वाइट का मतलब वो चोर ही निकाल लेती है और उसे लगता है कि डेसर उससे रीमैच के लिए बुला रहा है, पर डेसर उससे लड़ना नहीं चाहता। तो एजिस्ट कहती है कि वो बस बड़ा सा मजाक कर रही थी। डेसर बोला, हे भगवान, ऐसे चेहरे के साथ कौन मजाक करता है, इसने जिंदगी में कभी मजाक भी किया है। इसके बाद वो दोनों बाकियों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ प्राम आर्केड में होता है और भयंकर कॉन्सेंट्रेशन के बाद एक गिफ्ट निकाल लेता है। वो डेसर के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ एजिस्ट को देखकर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी एजिस्ट बच्चों की तरह प्राम को उठाकर उसे डेसर के बगल में खड़ा कर देती है, जिसके बाद प्राम गुस्सा करना बंद कर देता है और बेचारी रोमांटिका का फिर से कट जाता है। डेसर कहता है कि उन्हें एयर हॉकी खेलनी चाहिए, लेकिन प्राम फिर से दुखी हो जाता है क्योंकि वो एजिस्ट की टीम में जा चुका था। रोमांटिका अभी भी गुस्से में थी और डेसर उसे याद दिलाता है कि वो एकेडमी के सबसे तेज शॉट्समैन और एक मैजिक नाइट के खिलाफ लड़ने वाले हैं। लेकिन प्राम ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो पलक झपकते ही इस मैच को खत्म कर देगा ताकि अगले राउंड में वो डेसर की टीम में आ सके। इसके बाद मैच शुरू होता है। सब कुछ बराबरी पर चल रहा होता है, लेकिन तभी रोमांटिका अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और उनके बीच से एक गोल कर देती है। जैसे ही कोई कहता है कि मैजिक का इस्तेमाल करना अनफेयर होगा, एजिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर डेसर समझ जाता है कि यहाँ थोड़े पंगे होने वाले हैं। इसके बाद एजिस्ट अपने आइस मैजिक से एक गोल कर देती है। डेसर याद करता है कि एजिस्ट हारने से कितनी नफरत करती है। इससे रोमांटिका और ज्यादा एक्साइट हो जाती है और मैच चलता रहता है। इसी दौरान डेसर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एजिस्ट के स्पेल को डिस्ट्रॉय करता है और फिर हिट करके उनके सामने एक गोल कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एजिस्ट जाने लगती है और उन्हें ज्वाइन करने देने के लिए डेसर का शुक्रिया अदा करती है। उसे जाता देखकर रोमांटिका खुश हो जाती है और कहती है कि अब
अब उन्हें दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि अब वो अल्फा क्लास में ही पढ़ेगी और ट्रेनिंग भी साथ करेगी। अगले दिन रोमांटिका और प्राम अल्फा क्लास में जाते हैं, जो बीटा क्लास के मुकाबले काफी बेहतर होती है। सुबह की प्रैक्टिस के लिए सब प्रैक्टिस रूम में पहुंचते हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद तलवार की ट्रेनिंग शुरू होती है। रोमांटिका ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती कि एजेस्ट प्राम को टक्कर दे रही है। इसके बाद एजेस्ट बॉल को सर्किल के अंदर पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती। तब रोमांटिका उसे दिखाती है कि प्रो लोग ये कैसे करते हैं। डेसर देखता है कि उसने ये आसानी से कर लिया था, तो वो उसे 5 बॉल दे देता है। रोमांटिका का कंट्रोल पहले से बेहतर हो चुका होता है, इसलिए वो 5 बॉल सर्किल के अंदर रख देती है। तभी डेसर 10 बॉल बाहर निकाल देता है और रोमांटिका परेशान होकर उस पर चिल्लाने लगती है। कुछ समय बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एजेस्ट डेसर की ट्रेनिंग के तरीके की तारीफ करती है, फिर वहां से चली जाती है। वही रोमांटिका बॉल्स के साथ खेलते खेलते काफी थक जाती है और डेसर से कहती है कि वो कम से कम सुबह कम ट्रेनिंग कराया करे, लेकिन डेसर साफ कह देता है कि अगली बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है और अगर वो हारे तो उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए ट्रेनिंग को हल्के में नहीं लिया जा सका। इसके बाद क्लास में टीचर बताती है कि इंसानों और शैडो वर्ल्ड की लड़ाई अब तक जारी है और हर साल उनकी दुनिया में तबाही मचती है। इसकी वजह से उनका कॉन्टिनेंट जितना था उसका आधा हिस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शैडो वर्ल्ड की क्लियरिंग रेट अब 99% तक पहुंच चुकी है। ये सब मैजिक जेम्स की वजह से हुआ है। मैजिक जेम्स शैडो वर्ल्ड क्लियर करने पर मिलते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा माना होता है, लेकिन इन्हें सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसके लिए एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसके बाद इन्हीं जेम्स से नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। टीचर पूछती है कि ये प्रोसेस किसने इन्वेंट किया था और रोमांटिका को बुलाती है, जो नींद में होती है। वक्त पर डेसर जवाब दे देता है, जिससे वो पूरी क्लास के सामने बेइज्जत होने से बच जाती है। क्लास के बाद वो तीनों प्रोफेसर के पास जाते हैं और डेसर अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्रोफेसर समझ जाती है कि वो तीनों सिंगल रैंकर्स हैं। पहले उसे लगता है कि वो सपोर्ट मांगने आए हैं, लेकिन डेसर मना कर देता है। इसके बाद वो एक फॉर्म निकालकर उसके सामने रखती है। डेसर मैजिक टावर की यूल ब्रांच को गार्ड करना चाहता है, लेकिन प्रोफेसर मना कर देती है क्योंकि उसके पास कोई ठोस वजह नहीं होती। तब डेसर बताता है कि उसे पता है कि उस ब्रांच में टीयर ऑफ द जर्नल नाम का एक जेम स्टोन है। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाती है। जब वो पूछती है कि उसे ये कैसा पता, डेसर कहता है कि 10 घंटे में द आउटर्स नाम का ग्रुप उसे चुराने की कोशिश करने वाला है। प्रोफेसर को यकीन नहीं होता है कि डेसर इतना सब कुछ जानता है। अभी कुछ दिन पहले तो वो बीटा क्लास में था और ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। डेसर कहता है कि उसके पास समझाने का समय नहीं है और वो फिर से प्रोफेसर से कहता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करे। इसके 10 घंटे बाद हम मैजिकल टावर के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर जॉर्ड खड़ा था। उसके पास एक गार्ड भागता हुआ आता है और बताता है कि रेल ब्रांच पर अटैक हुआ है। जॉर्ड चेक करता है कि उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है और वो देखता है कि वो एक स्टूडेंट है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद टावर के बाहर हम देखते हैं कि एक लड़का कुछ ब्रेड लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक आदमी से टकराकर गिर जाता है, जिसने उसे ब्रेड को नीचे गिरने से भी बचा लिया था। वो उस आदमी से माफी मांगता है और बताता है कि उसके भूखे भाई बहन उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी में था। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो रात में संभल कर चलना होगा। इसके बाद वो उसके ब्रेड्स को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल देता है। देखा, मैंने कहा था ना, संभल कर नहीं चलोगे तो यही होगा। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसके साथ कोई अदृश्य आदमी भी था, जो उससे पूछता है क्या वो उस लड़के को मार दे, लेकिन क्रैकन कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसका ब्रेड गिरा था वो लड़का स्माइल करता है। इसके बाद क्रैकन टावर के सामने आता है। अब उसने मास्क पहना हुआ था और उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। क्रैकन के इशारे पर उसके सभी सोल्जर्स एक साथ मैजिक टावर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी मैजिक टावर का डिफेंस बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जो उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। सिर्फ मैजिक से इस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन लग रहा था, इसलिए क्रैकन अपने सोल्जर्स को भेजता है कि वो अपनी तलवारों और वेपन से बैरियर पर हमला करे। थोड़ी देर बाद बैरियर टूट जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो देखते हैं कि सोल्जर्स पहले से ही उन्हें रोकने के लिए सामने खड़े थे। क्रैकन को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, फिर भी वो अपने सोल्जर्स को लड़ने भेज देता है। लड़ाई के दौरान क्रैकन कुछ सोल्जर्स के साथ इनविजिबल होकर टावर के अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि टावर के गार्ड्स कुछ ज्यादा ही तैयार थे, जैसे उन्हें पहले से अटैक की जानकारी हो। वो जेम स्टोन तक पहुंचकर उस पर लगे बैरियर को तोड़ने के लिए मैजिक अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तब क्रैकन खुद मैजिक कास्ट करता है और बैरियर तुरंत टूट जाता है। वो जेम स्टोन निकाल कर अपने जेब में रख लेता है। तभी उसके पीछे प्राम आ जाता है और कहता है कि अगर आउटर्स अपने भलाई चाहते हैं तो जेम स्टोन वहीं छोड़ दे। क्रैकन को हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा उनके ग्रुप का नाम कैसे जानता है। वो अपने सोल्जर्स को प्राम को मारने का ऑर्डर देता है। सारे सोल्जर्स मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन प्राम आसानी से सबको रोक लेता है। जब मैजिक काम नहीं करता तो वो वेपन से हमला करते हैं, लेकिन प्राम उन्हें भी हरा देता है। ये सब देखकर क्रैकन अपने मैजिक का यूज करने लगता है और वो उसे
हवा में उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो फिर से मैजिक कास्ट करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए प्राम पीछे ही हो जाता है, लेकिन तभी उसके आसपास दीवारें खड़ी होने लगती है और बाकी के सोल्जर्स अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन एन वक्त पर रोमांटिका अपने विंड मैजिक से प्राम को बचा लेती है। ये देखकर वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रोमांटिका छुपकर ही उन सबके ऊपर अटैक करती जाती है, यहाँ तक कि एक बंदा क्रैकन को बचाने के लिए खुद उसके सामने भी आ जाता है। क्रैकन देखता है कि वो अटैक्स आर्मर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी डैमेज दे रहे थे। इसके बाद वो उनके अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ सोचने लगता है कि ये अटैक्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसे लगता है कि इसके पीछे एक से ज्यादा लोग हैं। फिर से उसे शक होने लगता है कि कहीं इन लोगों को उसके प्लान के बारे में पहले से तो पता नहीं था, लेकिन वो ये सब छोड़कर अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है और सभी से कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। ये देखकर वो प्राम की तरफ बढ़ने लगता है और दो गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। तभी क्रैकन अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए प्राम को पीछे जाना पड़ता है, लेकिन अटैक से बचते ही वो फिर से क्रैकन की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद वो प्राम को नीचे गिराने के लिए जमीन तोड़ देता है। इससे प्राम तो बच जाता है, लेकिन उसका एक बंदा नीचे गिर जाता है। प्राम को यकीन नहीं होता कि वो अपने साथी को ऐसे सैक्रिफाइस कर सकता है, लेकिन क्रैकन कहता है कि उसके जैसे उसके पास बहुत है। प्राम उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन क्रैकन बड़ी आसानी से उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद वो आसपास के पत्थर के टुकड़ों को अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है और उन्हें शील्ड की तरह यूज करने लगता है, जिसकी वजह से प्राम के अटैक्स उस तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद रोमांटिका भी उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे क्रैकन ब्लॉक कर देता है और इसी वजह से उसे रोमांटिका की लोकेशन का पता लग जाता है। वो बोला, तुम लोगों को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, तुम्हारा लीडर कौन है और तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया? रोमांटिका सीधा मना कर देती है, जिसकी वजह से क्रैकन उसके ऊपर अटैक कर देता है और प्राम को उसे बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। इसके बाद रोमांटिका काफी सारी एयर बॉल से क्रैकन के ऊपर अटैक करने लगती है। उसकी एक्यूरेसी देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसके पास पावर की कमी है। तभी रोमांटिका उसके मुंह पर पत्थर मारती है और उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक्स एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं। धुएं का फायदा उठाकर प्राम उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन अब क्रैकन उन दोनों से परेशान हो चुका था और अपने अगले अटैक की तैयारी करने लगता है। रोमांटिका समझ जाती है कि यह अटैक काफी पावरफुल होगा और वो प्राम से कहती है कि वो पीछे हट जाए। इसके बाद क्रैकन ऐसा अटैक करता है जिससे पूरा फ्लोर तबाह हो जाता है और वो खुद वहां से बचकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह बच चुके थे, लेकिन अपने हार के बावजूद जरा भी परेशान नहीं थे। वहीं नीचे क्रैकन खुश था और जॉर्ड की प्लानिंग की तारीफ करता है, लेकिन तभी उसके सामने डेसर आ जाता है। क्रैकन पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिससे वो पहले टकराया था। डेसर बोला, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद, लेकिन जो ब्रेड तुमने तोड़े हैं यार, उसके तो पैसे दे दो। क्रैकन को समझ नहीं आता कि उसने उससे कैसे ढूंढ लिया। डेसर बताता है कि जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तभी उसने उसे मार कर दिया था। ये सुनकर क्रैकन समझ जाता है कि डेसर की वजह से ही उसकी रेड के बारे में सबको पता चला होगा। इसके बाद वो डोम फिस्ट नाम का एक अटैक करता है, लेकिन कोई भी पंच डेसर तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। वो बोला, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम वो स्टोन वापस कर दो। क्रैकन लगातार अटैक्स करता रहता है, लेकिन डेसर हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रैकन को लगने लगता है कि वो उसके स्पेल्स को इन्वर्स कर रहा है, हालांकि ऐसा नामुमकिन लगता है। वो कई सारी स्पेल्स कास्ट करता है, लेकिन डेसर पलक झपकते ही सब तोड़ देता है। क्रैकन घबरा जाता है और जेम निकालकर धमकी देता है कि अगर वो पास आया तो वो उसे तोड़ देगा। डेसर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे जो करना है वो कर सकता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। तभी क्रैकन उसे हिट करने वाला होता है, तभी वो डेसर की ग्रेविटी मैजिक से जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता इस लेवल का मैजिक ये लड़का कैसे कर सका है। डेसर जेम वापस ले लेता है और अनप्रोसेस जेम से माना निकालता है। वो क्रैकन को अपनी ग्रेविटी मैजिक से दबाता जाता है, पर क्रैकन मास टच करने में कामयाब होता है, जिसकी वजह से डेसर का स्पेल टूटता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर मैजिकल बीस्ट जैसे हो जाती है। क्रैकन कहता है कि अब वो सच में मैजिकल बीस्ट है और डेसर के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि जिससे वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। डेसर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैकन उसके ऊपर एक और अटैक करके उड़ाता हुआ दीवार में मार देता है, जिसके बाद क्रैकन लगातार उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है और डेसर बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। पीछे हटते हटते वो दीवार के पास पहुंच जाता है और जब क्रैकन उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, डेसर उसे डॉज कर लेता है और उसे क्लोज रेंज में जाकर अपने स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन इस फायर स्पेल का उस पर कोई असर नहीं होता और वो फिर से अर्थ मैजिक का यूज करके डेसर को उड़ता हुआ दूर भेज देता है। क्रैकन कहता है कि उसके लेवल का कोई भी स्पेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और वो डेसर के ऊपर अटैक करने जाता है। वो जानबूझकर अपने मैजिकल स्पेल्स के साथ साथ मुक्कों से भी अटैक कर रहा था ताकि डेसर कुछ भी इन्वर्स ना कर सके। डेसर बड़ी मुश्किल
मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था, लेकिन क्रैकन उसे काउंटर करने का भी मौका नहीं देता और वो बड़ी मुश्किल से खुद को कबाब बनने से रोक पाता है। क्रैकन उसकी तकनीक की दाद देता है, लेकिन कहता है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है और वो एक वेपन को समन करने लगता है। डेसर उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश तो करता है, पर पूरी तरह से नहीं रोक पाता, जिसके बाद क्रैकन उस वेपन को लेकर डेसर के ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए डेसर काफी सारे डिफेंसिव स्पेल्स को कास्ट करता है, लेकिन क्रैकन इसके बावजूद भी नहीं रुकता और अपनी पूरी जान लगाने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है। जिसके बाद क्रैकन हंसने लगता है और सोचने लगता है कि उसे चैलेंज करने के लिए वो बच्चा कितना बेवकूफ था, लेकिन तभी उसका वेपन उसके हाथ में ही टूटने लगता है और वो अपने सामने डेसर को सही सलामत देखकर हैरान हो जाता है। वो बोला, तुम्हारा स्पेल काफी रेयर था, इसलिए मुझे उसे इन्वेस्ट करने में टाइम लग गया। जिसके बाद डेसर उसके मैजिकल बीस्ट की फॉर्म को ही इन्वेस्ट करने लगता है। ये देखकर क्रैकन उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डेसर उस स्टोन के माना का यूज करके एक पावरफुल फायर स्पेल से उसके ऊपर अटैक करता है और सिंगल अटैक से ही वो क्रैकन को हरा देता है। इसके बाद डेसर के दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे सही सलामत देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ मैजिक टावर हेडक्वार्टर में एक औरत डेसर से पूछती है कि जर्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो रिवॉर्ड मांग रहा है, क्या सच में उसे वही चाहिए? डेसर कहता है कि वो हमेशा से ही मैजिकल टावर के मास्टर के साथ चेस खेलना चाहता था। डेसर वहां पर पहुंच जाता है, जहां उसका फ्यूचर का दोस्त जॉर्ड उसका स्वागत करता है, जो कि मैजिकल टावर का मास्टर भी है। डेसर याद करता है कि अभी और फ्यूचर दोनों में ही जॉर्ड सबसे पावरफुल मेज है। इसके बाद वो दोनों बैठकर चेस खेलने लगते हैं, लेकिन जॉर्ड माफी मांगते हुए कहता है कि उसके पास सिर्फ 27 सेकंड है, इसके बाद उसे एक मीटिंग में जाना होगा। तभी डेसर कहता है कि वो चेस को एबल मेथड से खेलना चाहेगा। ये सुनकर जॉर्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस मेथड के बारे में जानते हैं। इसके बाद जॉर्ड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और गेम में कुछ चेंज करता है। डेसर उसे बताता है कि एक पुराने दोस्त ने उसे इन रूल्स के साथ खेलना सिखाया था। इसके बाद दोनों चेस खेलने लगते हैं। जिस तरह से मैच जा रहा था, जॉर्ड को लगता है कि मीटिंग से पहले वो गेम जीत जाएगा, लेकिन तभी डेसर कहता है कि वो एक वेज रखना चाहता है, जो भी मैच हारेगा उसे जीतने वाली की एक इच्छा पूरी करनी होगी। जॉर्ड को लगता है कि ये बेवकूफी है, क्योंकि डेसर एक स्टूडेंट है और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो दे सके। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कुछ जेम्स पर जाती है और वो पूछता है कि क्या वो उन्हें ले सकता है। इसके बाद डेसर अपने हाथ से ही उस जेम स्टोन में से एक माना एक्सट्रैक्ट करने लगता है। ये देखकर जॉर्ड हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने ऐसे कैसे किया। डेसर कहता है कि वो ये बात उसे तब बताएगा जब वो मैच जीत जाएगा। जॉर्ड इसके लिए मान जाता है और पूछता है कि अगर वो जीता तो वो उससे क्या मांगेगा। डेसर जवाब देता है कि ये उसे उसके जीतने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद दोनों मैच कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ हम एजेस को देखते हैं, जो पार्टी के दौरान बाहर आकर खड़ी होती है। तभी प्रोफेसर उसके पास आता है और पूछता है कि वो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं है। वो बताता है कि उसकी रैंकिंग टूर्नामेंट में हारने की वजह से काफी अफवाहें फैल रही है। एजेस कहती है कि वो फेयर फाइट में हारी थी, इसलिए इसे छुपाने का, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि पूरी टीम उसकी वजह से हारी है। अगर उसे इसे छुपाने में कोई प्रॉब्लम है तो वो ब्लू मून से बाहर जा सकती है, लेकिन जो उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। एजेस कहती है कि उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया है और वो ब्लू मून का क्रेस्ट फेंक कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डेसर अपने दोस्तों की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि आउटर्स के खिलाफ वो बहुत अच्छे से लड़े थे, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों मिलकर भी उनके लीडर पर एक भरोसा तक नहीं लगा सके, इसलिए उन्हें और ताकतवर बनना होगा। तभी प्राम डेसर से पूछता है कि वो उन्हें इतना ताकतवर बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। डेसर बताता है कि 12 दिन में एक शैडो वर्ल्ड आने वाला है और उसे क्लियर करने के लिए उन्हें भेजा जाएगा। ये स्कूल के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो उसे क्लियर नहीं कर पाए तो दुनिया तबाही के और करीब पहुंच जाएगी और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसे रोकने के लिए डेसर कहता है कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। अब तक रोमांटिका समझ चुकी होती है कि डेसर जो भी बातें कहता है वो हमेशा सच होती है। भले ही वो सबसे लोएस्ट सर्कल में है, फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने पहले ही बहुत सी चीजें सही प्रेडिक्ट की है। वो जानना चाहती है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। डेसर उसे बताने ही वाला होता है, लेकिन रोमांटिका उसे चुप करा देती है और कहती है कि वो कुछ न बताए, वो उसकी सीक्रेट खुद पता लगा लेगी। इसके बाद डेसर फिर से सबकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो रोमांटिका को एक कैन देता है और कहता है कि वो उसे बॉल में बदले। प्राम भी किसी के साथ ट्रेनिंग करने पहुंचता है, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वही एजेस्ट अपने पुराने ग्रुप को पूरी तरह इग्नोर करती है और डेसर के साथ ट्रेनिंग करने लगती है। कुछ समय बाद प्राम अपने ट्रेनर को हरा देता है। दूसरी तरफ डेसर रोमांटिका के अंदर छुपी हुई ताकत को जगाता है। दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, जिसके बाद उनके बीच की सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है। इसके बाद जिस दिन का उन्हें इंतजार था वो आ जाता है। शैडो वर्ल्ड के आने की अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। डेसर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, जिन्हें एजेस्ट भी ज्वाइन करती है। डेसर अपने सभी दोस्तों को याद करता है और फिर सब लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरा वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले